कम होता है। चलो, तो मैं इलोंगेशन कराने वाला हूं। इलोंगेशन सबसे डिफिकल्ट पार्ट इलोंगेशन होता है, क्योंकि तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पाते हो इलोंगेशन को। चलो, पहली बार समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम तुम्हें इलोंगेशन 100% समझा दूं। क्लास अभी तुरंत स्टार्ट हुआ था, टेंशन मत लो। इलोंगेशन अभी तुरंत, ध्यान से देखो, ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, इलोंगेशन को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना ना, गड़बड़ नहीं करना। यहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लिया है, AUG, GUG, UUU, GGG, UAA। हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लिया, ये 5 डैश, ये 3 डैश, 3 डैश। ध्यान से सुनना। बताओ, इनिशिएशन में सबसे पहले कौन सा फैक्टर आएगा, आंसर करो, चैट बॉक्स में जाओ, आंसर करके बताओ। इनिशिएशन में सबसे पहले आएगा IF3, जो कि पकड़ करके लाएगा 30s को। याद आ गया, 30s को पकड़ के लाया किसने, IF3 ने। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। इसके अंदर 2 साइड थे, एक का नाम था P, फुल फॉर्म बाद में A। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, अब IF2 क्या करेगा, चलो आंसर बताओ। IF2 क्या करेगा, तो IF2 फर्स्ट टीआरएनए को लाएगा P साइट पे। ठीक है, A का U का A, G का C, एंटीकोडॉन। और ये कौन सा एमाइनो से लेकर के आएगा, मिथियोनिन या फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, मिथियोनिन या फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। आंसर F मेट, आंसर F मेट हो गया। चलो, ये कहानी किसकी थी, ये लाया था IF2 ने, और इसके लिए चाहिए था GTP। इसके लिए क्या चाहिए था, GTP। चलिए, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब आएगा IF1। IF1 50s को पकड़ करके लाया, 50s को पकड़ के लेते हैं। ये कहानी किसकी है, IF1 को, जिसने लाया 50s को, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। अब मैंने क्या बोला था, 3 बड़े गड्ढे, एनसीईआरटी में 2 ही गड्ढा बनाया है। गड्ढा मतलब ग्रुप, खाली जगह, एक खाली जगह P, एक खाली जगह A, और एक खाली जगह E, एक खाली जगह E। आपके एनसीईआरटी में केवल P और A के बारे में बात की गई है। चलो, इलोंगेशन स्टार्ट करें, इलोंगेशन स्टार्ट करें। अब इनिशिएशन ही था, ये तो इनिशिएशन ही था। इलोंगेशन में 3 स्टेप, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। इलोंगेशन में 3 स्टेप। पहला स्टेप, न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए था, चार्ज टीआरएनए था, वो ए साइट पे आएगा। इसलिए ए का मतलब है एमिनो एसाइल साइट, क्योंकि नया एमिनो एसाइल टीआरएनए, नया चार्ज टीआरएनए ए साइट पे आएगा। देखो, यहाँ पर G है, U है, C है, तो इसने लेकर के आया वैलीन। GUG क्या लेकर के आया, वैलीन। याद आया, तो बताओ, इलोंगेशन का पहला स्टेप क्या, नया टीआरएनए कहां आएगा, ए साइट पे। हमेशा जब भी नया टीआरएनए आएगा, ए साइट पे आएगा। पहला वाला पी पे था, पहला वाला पी पे था, अब जो भी आएगा ए पे। चलो, सेकेंड, जो आपका 50s राइबोसोम है, उसके अंदर एक एंजाइम है, राइबोजाइम। राइबोजाइम, याद रखना, क्या है, राइबोजाइम। वो क्या है सर, अरे कुछ नहीं है, 50s में एक rRNA, 23s rRNA, याद आ रहा है आपको, 23s rRNA, जिसे पुराने जमाने में उसे एक एंजाइम कहा जाता था, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। बाद में पता चला ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कोई प्रोटीन का नहीं बना है, वो आरएनए का बना है। तो अब नया नाम उसका पड़ गया राइबोजाइम। पहले नाम था पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, अब पता चला साइंटिस्ट को, अरे ये तो आरएनए से बना हुआ है, तो नाम पड़ गया राइबोजाइम। कौन सा आरएनए, 23s rRNA। एनसीईआरटी में मेंशन है। सर क्या करेगा, बहुत ही आसान से समझना। वो क्या करेगा, थोड़ा केमिस्ट्री से बता रहा हूं। वो क्या करेगा, जो पहला वाला टीआरएनए, ध्यान से देखो, ब्लू वाला, एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, और वहां का COOH, वहां का COOH, देखो ध्यान से बच्चे लोग, COOH, वहां से एस्टर बॉन्ड को तोड़ा,
पहला एमाइनो एसिड जो वैलीन है, ये देखो ये वाला जो एमाइनो एसिड है वैलीन है, इसके NH2 के साथ, इसके NH2 के साथ में बॉन्डिंग करा देगा, वाटर निकला और दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब समझ में आया? राइबोजाइम ने क्या किया, पहला एमाइनो एसिड फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, उसके एस्टर बॉन्ड को तोड़ा, उसके कार्बोक्सिल ग्रुप को रिलीज किया, और वैलीन जो सेकेंड एमाइनो एसिड है उसका एमाइन ग्रुप जो फ्री था, उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। और बनाने के बाद एक और काम करेगा, बनाने के बाद में क्या करेगा, ध्यान से देखो, बनाने के बाद में क्या करेगा, ये फॉर्माइलेटेड जो मिथियोनिन है, एफ मिट है, उसे ट्रांसफर करा देगा वैलीन के ऊपर। तो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन और वैलीन दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए, दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। तो मेरे में से क्लियर है सभी को? यानी कि दो एमाइनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग तैयार हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, कोई गड़बड़ नहीं करना है। यानी कि अरे कुछ नहीं किया, पहला वाला एमाइनो एसिड है उसको तोड़ा, दूसरे वाले से जोड़ दिया, दूसरे वाले से जोड़ दिया, किसने किया, राइबोजाइम। हाँ, किसने किया, राइबोजाइम ने। अब ध्यान से सुनना, यहां पर गड़बड़ नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलोंगेशन का तीसरा स्टेप, अब एक वर्ड आएगा ट्रांसलोकेशन, एक वर्ड आएगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है जो राइबोसोम है ना, जो राइबोसोम है ना, वो एमआरएनए पे एक कोडॉन शिफ्ट करेगा। जो राइबोसोम है एमआरएनए पे आगे बढ़ेगा। थोड़ा विजुअलाइज करो, जो राइबोसोम है एक कदम आगे बढ़ेगा। जब एक कदम आगे बढ़ेगा, जब एक कदम आगे बढ़ेगा, तो ये जो टीआरएनए वो यहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा आवाज का इश्यू होगा, थोड़ा सा आवाज का इश्यू हो जाएगा। हाँ देखो ध्यान से, तो जब राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ेगा, जब राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ेगा, तो ये टीआरएनए खाली वाला ई साइड पे आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा टीआरएनए यहां शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा, फिगर बना के दिखाता हूं, कैसे होगा, फिगर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इलोंगेशन में बहुत टाइम है, तुम्हें अभी समझ में आएगा, फिर से बताऊंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा बताते रहूंगा, टेंशन मत लो, एक ना एक बार तो समझ में आएगा। AUG, GUG, GAG, UUU, GGG, और यहां था UAA। ध्यान से सुनना, इलोंगेशन में राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो देखो ध्यान से, राइबोसोम का 30s यहां आ गया, समझो चीजों को, 50s पार्ट यहां आ गए, 50s यहां आ गया, तीन साइड था, ये था P, ये था A, P का मैक्सिमम पोर्शन यहां, A का मैक्सिमम पोर्शन यहां, ये A, ये P, और यहां E। अब राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ा होगा, तो जो खाली वाला टीआरएनए है वो यहां आ गया, E फॉर एग्जिट, एग्जिट से मतलब वो अब बाहर निकल जाएगा, E फॉर एग्जिट, वो बाहर निकल जाएगा। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। यहां पास सबसे पहले कौन होगा, वैलीन होगा, इसके ऊपर होगा एफ मेट, इसके ऊपर होगा एफ मेट। अब समझ में आया, एफ मेट होगा, दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े। फिर से इलांगेशन बता रहा हूं, फिर से इलांगेशन बता रहा हूं, यहां पर कोई इस बार गड़बड़ नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना। इलांगेशन के 3 स्टेप, पहला स्टेप, न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट, न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट, और ये अपने साथ में एमाइनो एसिड GAG है तो ग्लूटामिक एसिड लेकर के आएगा, ग्लूटामिक एसिड लेकर के आया, पहला कदम क्लियर। न्यू टीआरएनए ए साइट पे आ गया। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या करेगा, यहां से मारेगा कट, कट मारा, कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, एस्टर बॉन्ड से, कट मार दिया तो एसिड ग्रुप रिलीज हो गया। अब क्या करेगा, इस पूरे को यहां ट्रांसफर कर देगा, पूरे को यहां ट्रांसफर कर देगा। एनसीईआरटी में एक ही फिगर तो बना है, यही फिगर तो है, उसने पूरे के पूरे पेप्टाइड को, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन और वैलीन यानी डाइपेप्टाइड को
पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया ग्लूटामिक एसिड के ऊपर, यानी अब नीचे में ग्लूटामिक एसिड, ऊपर में वैलीन और ऊपर में फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। अब समझ में आया, सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ मैं बता दे रहा हूं। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, राइबोजाइम ने क्या किया, कट मारा और पूरी तरह से शिफ्ट करा दिया। तो यहां पर कौन आ गया बोलो, वैलीन, और इसके ऊपर में कौन आ गया बोलो, एफमेट। इसके ऊपर में कौन आ गया बोलो, एफमेट। अब क्लियर है। अब तीसरा स्टेप यहां पर होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन का मतलब राइबोसोम एक कदम आगे शिफ्ट करेगा, एक कदम आगे शिफ्ट करेगा। तो इसके लिए भी चाहिए जीटीपी। एक कदम आगे शिफ्ट करेगा। आप सोचो, जब आगे शिफ्ट करेगा तो ये वाला जो टीआरएनए था वो यहां आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा यहां आ जाएगा, और ए साइड फिर से खाली नहीं हो जाएगा, ए साइड खाली नहीं हो जाएगा फिर से। तो वापस से बार बार ऐसे ही होते रहेगा, बार बार ऐसे ही होते रहेगा ना, पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो ए साइड खाली हो जाएगा, नया टीआरएनए आएगा, ठीक है। फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर क्या होगा, फिर ट्रांसलोकेशन होगा, इलोंगेशन बार बार चलते रहेगा। तो इलोंगेशन के 3 स्टेप। पहला, न्यू टीआरएनए कम टू द, कहां आया था बोलो, नया टीआरएनए कहां आया, फटाफट बताओ, ए साइड पे। इसके लिए चाहिए जीटीपी। जब भी टीआरएनए नया आता है जीटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। दूसरा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना, पर बनने के बाद पूरा का पूरा ट्रांसफर भी होगा, तभी तो नाम था पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब बताओ, इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, क्यों, याद आ रहा है किसी को, जब फर्स्ट स्टेप हुआ था वहां पायरोफॉस्फेट रिलीज हुए थे, उसी पायरोफॉस्फेट के एनर्जी को यूज करके 2 अमीनो एसिड जुटेंगे। चलिए, तीसरा स्टेप क्या था, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जीटीपी। जीटीपी ट्रांसलोकेशन मतलब शिफ्टिंग। अब बताओ इलोंगेशन किसे किसे क्लियर हो गया, अब बताओ फटाफट, इलोंगेशन किसे किसे क्लियर हो गया, कुछ आया समझ में, नया चीज समझ में आया दिमाग में, अब भेजे भी किया कुछ चीज, ठीक है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, मेरे में से समझ में आ गया हो। अरे तुम लोग ठीक ठाक हो यार, इतना तुम लोगों का ब्रेन ठीक ठाक है, डॉक्टर बनने वाले और रोते रहते हो कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब लास्ट में कराऊं, लास्ट स्टेप हम लोग करें। द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए हमें चाहिए आरएफ रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर 3 तरह के, RF1, RF2 और RF3। ध्यान से सुनना, हालांकि एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन समझ लो ना। बोले सर क्या करेगा रिलीज फैक्टर, आपके पास स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG, UGA। ध्यान से सुनना, डिटेल में मत जाएंगे, नहीं जाना ज्यादा। UAG को पहचानने के लिए है RF1, UGA को पहचानने के लिए RF2, और UAA को RF1 भी पहचान लेगा और RF2 भी पहचान लेगा, ठीक है। यानी अब हमें स्टॉप कोडॉन को पहचानना है और ट्रांसलेशन को कंप्लीट करना है। तो जो स्टॉप कोडॉन UAA है उसको RF1, RF2 दोनों पहचान सकता है। UAG है उसको केवल RF1 पहचानेगा और UGA को RF2 पहचानेगा। डिटेल नहीं जाना है, बस याद कर लो, स्टॉप कोडॉन को पहचानने के लिए रिलीज फैक्टर होते हैं, ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा है। स्टॉप कोडॉन को भी कोई पहचानता है, उसका नाम रिलीज फैक्टर है। चलिए ठीक है। RF3 ये काम करेगा जीटीपी के प्रेजेंस में, और ये कराएगा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन कराने में हेल्प करेगा। कैसे होगा, फिगर को देखिए, लास्ट फिगर बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं। यहां देखिए था AUG था, GUG था, GAG था, UUU था, GGG था, और यहां UAA था। राइबोसोम कदम बाई कदम एक एक कोडॉन मूव कर रहा है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, राइबोसोम मूव ना ऑन द mRNA। राइबोसोम 5' 3' mRNA पे मूव करता है, इसी को मैं ट्रांसलोकेशन कहता हूं। और अल्टीमेटली देखो राइबोसोम यहां पहुंच गया, आप समझ में आ गया होगा तुम लोग।
राइबोसोम यहां पहुंच गया, ये 30S है और ये बच्चा ये आपका 50S है। ठीक, यहां पास है आपके P और A, बड़ा पार्ट यहां है P साइट और यहां है A साइट, और यहां पे एक और है E फॉर एग्जिट, P फॉर पेप्टाइडल, A फॉर एमिनो एसाइड साइट, क्योंकि नया टीआरएनए यही आता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पास टीआरएनए जी याद करो क्या होगा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, यू पीएचई होगा, फिनाइलएलेनिन होगा, याद करो फिनाइलएलेनिन होगा, फिर जीएजी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, फिर उसके ऊपर में कौन होगा, जीयूजी वैलिन, उसके ऊपर में कौन होगा, वैलिन, उसके ऊपर में क्या होगा, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अब बताओ यूएए को कोई टीआरएनए पहचान सकता है? स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज कोई टीआरएनए नहीं कर सकता, क्योंकि कोई एंटीकोडॉन है ही नहीं ऐसा, कोई ऐसा टीआरएनए है ही नहीं जो स्टॉप कोडॉन को पहचाने। इसलिए यहां पहचानने के लिए आएगा रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर के हेल्प से स्टॉप कोडॉन रीड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, पहचाना जाएगा। आ गया, तो रिलीज फैक्टर 1 आया, स्टॉप कोडॉन को देखा, उसे बाइंड किया। क्लियर है कहानी, एकदम आसान भाषा में। अब देखना, अब कहानी कंप्लीट करता हूं। अब बारी है RF3 की, अब बारी है RF3 की। RF3 बोलेगा भैया पहले हमें जीटीपी दो, एनर्जी दो। अब मैं केवल कराऊंगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, पानी दे दो, पानी दे दो, हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। डीस्टेरिफिकेशन, बच्चा लोग बहुत अच्छे से समझना, डीस्टेरिफिकेशन, हमने एस्टर बॉन्ड बनाया था ना, अरे हमने एस्टर बॉन्ड बनाया था, उसमें पानी डाल दो, तो पानी डालोगे तो देखो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा ना, पूरा का पूरा एमाइनो एसिड का चेन, पूरा का पूरा एमाइनो एसिड का चेन किससे जुड़ा था, टीआरएनए से जुड़ा था। टीआरएनए में क्या था, अल्कोहल, और वहां क्या था, एसिड। हमने पानी डाला, डीएस्टरिफिकेशन हो गया, यानी कि पूरा एमाइनो एसिड का चेन, पूरा एमाइनो एसिड का चेन यहां पास अलग हो गए, और लास्ट में COH ग्रुप रिलीज हो गया, कार्बोक्साइल ग्रुप रिलीज हो गया, और यहां पर क्या बच गया, OH ग्रुप, OH ग्रुप, यानी कि एमाइनो एसिड का चेन अलग, टीआरएनए अलग, और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, RF3 ने क्या कराया, डिसोसिएशन, डिसोसिएट करा दिया, 50S अलग हो गए, 30S अलग हो गया, और mRNA अलग हो गए, सभी डिसोसिएट हो गए, सारे के सारे अलग हो गए, सभी के सभी अलग हो गए, कहानी खत्म, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया, ये टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। फिर से बोल देता हूं, टर्मिनेशन में सबसे पहले रिलीज फैक्टर आया, RF1 आया, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालो, पानी डालेंगे तो एस्टर बॉन्ड टूट गया, तो एमाइनो एसिड का पूरा रेसिड्यू था जो चेन था वो अलग, टीआरएनए टूट करके अलग। अब डिसोसिएट करा दो, यानी 30S अलग करो, 50S अलग करो, mRNA अलग करो, सारा चीज कंप्लीट, टर्मिनेशन इज कंप्लीट। अब बताओ टर्मिनेशन किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, अब किसे किसे समझ में आ गया, अब बताओ फटाफट किसे किसे समझ में आ गया, मेरे में से सभी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, अब सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं 2 मिनट में एक रिवीजन देकर के कंप्लीट करता हूं ना, सेकंड क्लास आपकी भी होगी मेरी भी होगी, तो मैं 2 मिनट में एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। सबसे पहले इनिशिएशन हुआ था, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, सबसे पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, इसके लिए चाहिए था ATP, याद करो। दूसरा स्टेप था बच्चा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यहां पर कोई ATP की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा था इनिशिएशन, याद करो, इनिशिएशन में हमने 3 तरह के फैक्टर यूज किए थे, IF3, IF2, IF1, याद करो, IF1 इनिशिएशन फैक्टर 3 ने, थर्ड ने क्या किया था, याद करो, उसने 30S राइबोसोम को लाया था, कोई GTP नहीं चाहिए। IF2 ने टीआरएनए को पकड़ करके लाया था, टीआरएनए को पकड़ के लाया था, फर्स्ट टीआरएनए को, उसके लिए GTP चाहिए। IF1 ने क्या किया था, 50S को पकड़ के लाया था, कोई GTP नहीं।
चलिए चौथा इलोंगेशन, चौथा इलोंगेशन में भी 3 स्टेप थे, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। पहला स्टेप, नया टीआरएनए, न्यू टीआरएनए कहाँ आया था बोलो, ए साइट पे। जब भी टीआरएनए आता है जीटीपी चाहिए। चलो सेकेंड स्टेप बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, राइबोसाइम के हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड बना, कोई एटीपी जीटीपी नहीं चाहिए। तीसरा स्टेप, तीसरा बोलो क्या हुआ था, ट्रांसलोकेशन, शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम। इसके लिए भी क्या चाहिए था, इसके लिए भी क्या चाहिए था, जीटीपी। हो गया। चलिए अब हम लोग आ गए थे टर्मिनेशन में, याद है टर्मिनेशन में होता था रिलीज फैक्टर RF1 RF2, ये पहचानेगा किसको, स्टॉप कोडॉन को। फिर वहां क्या करेगा, वहां पास हाइड्रोलिसिस करा देगा, हाइड्रोलिसिस करा देगा। चलिए हो गया। RF3 आया था, उसने पूरी तरह से डिसोसिएट करा दिया, डिसोसिएट करा दिया। और डिसोसिएशन के लिए चाहिए जीटीपी। खत्म कहानी है, खत्म कहानी। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, लाइफ में कभी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। बताओ किसे किसे समझ में आ गया। अब बताओ ट्रांसलेशन डिफिकल्ट है क्या, अब बताओ फटाफट, क्या ट्रांसलेशन डिफिकल्ट था जितना तुम लोगों ने बना दिया इसका हुआ। ठीक है, तो मेरे में से एकदम क्लियर है। आज एक बार देख लीजिएगा, एक बार लेक्चर को वापस से देख लीजिएगा, एकदम आसान है, एकदम आसान है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, वापस से इसे कंटिन्यू करें। हाँ रे, पहली बार सबको ट्रांसलेशन समझ में आया, मुझे मालूम है। सबको पहली बार आज ट्रांसलेशन क्लियर हुआ है 100%। चलो, पहली बार समझ में आया होगा, पहले से तो लोग फर्जी पढ़ते थे, कुछ भी पढ़ रहे इलोंगेशन समझ में आ नहीं रहा है, बस पेप्टाइड बॉन्ड बना दिए, ये बना दिए। पहली बार आज समझ में आया। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे लैक ऑफ पेरॉन समझेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है।